Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prairie with me, Rajgor. And on today, April 5, we will discuss the last week Assam specific current affairs. ये आसाम प्रहरी का सेशन आपके लिए इंग्लिश और एसएमएस दोनों में अवेलेबल रहेगा, जिसके डॉक्यूमेंट आप कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज के आसाम प्रहरी के एजेंडा की बात कर रहे हैं तो लास्ट वीक के जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे, सिंस इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो इलेक्शन के इस मौसम में बहुत ज़्यादा एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट तो नहीं थे। फिर भी जब हमने अपने प्री कॉन्कर जो रूपम सर स्टूडेंट्स के लिए आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का एक सेशन करवा रहे हैं, और हम जो आसाम प्रहरी में यहाँ पर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में आपके लिए दूसरे सेशन करवा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स हमने ढूंढ कर निकाले। जैसे कि यहाँ आर्टिकल 14 की हम आज बात करेंगे। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो आर्टिकल 14, जो कि ऑब्वियसली इक्वालिटी को इंश्योर करता है, बट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम इट इज इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू डिफरेंट गवर्नेंस मेजर इन आसाम। हम इसको डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे जीएस पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके एथिक्स के आंसर्स लिखने में भी ना ये बड़ा काम आएगा। राइट, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड होंगे। सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग असम थ्रू फाउंडेशनल लर्निंग एंड ह्यूमन कैपिटल। फाउंडेशनल लर्निंग एंड ह्यूमन कैपिटल की जब बात होती है तो बात होती है स्कूल बेस्ड लर्निंग की, कि स्कूल में लर्निंग का क्या स्टेटस है, किस तरह से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशली जो बच्चे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक होते हैं। उसके पहले भी प्राइमरी से तो बच्चों की शुरुआत होती है, बट स्पेशली सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि वही आगे जाकर स्टेट का कैपिटल या किसी भी देश के ह्यूमन पोटेंशियल को, ह्यूमन कैपिटल को डिसाइड करते हैं, है ना। ऐसे के लिए भी ये टॉपिक आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, और बाकी जीएस पेपर 2 3 के लिए, एथिक्स के लिए बड़े काम कर आएगा। थर्ड हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब बात जब इलेक्शन की हो, इलेक्शन का मौसम चल रहा हो, तो फिर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन की बात कैसे नहीं कर सकते हैं। हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या एक बार पुलिस लॉकअप में जाने पर या जेल में जाने पर इंसान इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है या वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके बारे में क्या कह रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। इन सब पर बेस्ड आपके लिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जहां जहां जरूरी हो वो बनेंगे। राइट, तो ये आप सेशन के एंड में अपने प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट वीक के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर भी इस सेशन में रहेंगे, और ये एंटायर डॉक्यूमेंट आपके लिए इंग्लिश और एसएमएस दोनों में अवेलेबल रहेगा, जो आप कमेंट सेक्शन से, पिंड सेक्शन से, कमेंट सेक्शन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। Okay, come to the very first topic, the Article 14 in practice, navigating equality and governance in Assam। कि किस तरह से आसाम में आर्टिकल 14 जो भारत के संविधान में मेंशन्ड है, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का प्रॉमिस करता है कि भारत के हर एक नागरिक को इक्वेलिटी मिलेगी, है ना, लॉ के सामने। चाहे वो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला हो, वो माइग्रेट करके कहीं से आया हो, है ना, अगर वो भारत में अभी रह रहा है और भारत की सरकार उसको अपने पास अपने भारत में रख रही है, भारत के किसी राज्य का भी हिस्सा है, भारत के देश का भी हिस्सा है, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। उसके हिस्टोरिकल ओरिजिन को देखकर या प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर, किसी भी टाइप के स्टेटस को देखकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और स्पेशली हम आसाम में इसको डिस्कस करेंगे विद द पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू एनआरसी एंड अप्सपा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी भी आसाम की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसाम के किन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है। राइट, ये पहले भी मैंने प्री सिक्योर के सेशन में और आसाम प्रहरी के सेशन में भी डिस्कस करा था। आज फिर से हम थोड़ा इसको कनेक्ट करके देखेंगे। हम एनआरसी वर्क की बात करेंगे कि कैसे इन दोनों पर्सपेक्टिव में, स्पेशली आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो हमें राइट अधिकार देता है, उसे आसाम में गवर्नेंस के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए, हम जरा आर्टिकल 14 को समझ लें। आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हो, हम आज एक बार फिर से उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इंश्योर करने की कोशिश करता है, जिसके फॉर्मल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, अब फॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्मल जो राइट्स हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात होती है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टेट आपके लिए इंश्योर करता है। आज हम आसाम की बात करेंगे, या आसाम के अलावा भारत के जो भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटोरीज हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो राइट टू इक्वालिटी अपने लोगों के लिए इंश्योर करें। चाहे वो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू करें, अपने किसी एक्ट के थ्रू करें, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने के टाइम में करें। हाँ, राइट, मान लो कि किसी स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटोरी के अंदर कुछ इशू चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, उस लॉ एंड ऑर्डर के इशू को सॉर्ट आउट करने के टाइम में भी ये ख्याल रखा जाए कि
अपस्पा के मेजर्स, अपस्पा के मेजर्स अगर नेसेसरी हैं तो उसको इंप्लीमेंट किया गया, बट ये चीज ध्यान रखा जाए कि किसी अपस्पा एक्ट इंप्लीमेंट होने के टाइम पर भी पर्सन को ना इक्वली ट्रीट किया जाए लॉ के सामने। ऐसा नहीं कि किसी गरीब के हक का हनन हो, किसी गरीब के जो अधिकार हो उसको भुला दिया जाए अपस्पा के इम्प्लीमेंटेशन में या बाकी किसी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन में, और जो अमीर है, जो ज्यादा रसूखदार है, उनको कोई फेवर मिले। ये ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर स्टेट के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 14, यूनिफॉर्मिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। यूनिफॉर्मिटी देखिए क्या है, तो यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट की प्रॉमिस होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी ये कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल, दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू एनफोर्स इट, दे वुड हैव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उसको इस तरह से इंप्लीमेंट करें कि टारगेट भी फुलफिल हो जाए और आर्टिकल 14 का जो मेन एजेंडा है वो मेन एजेंडा भी बरकरार रहे। ओके। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके आप इसको वापस से पढ़ सकते हो। इसको याद रखिएगा कि जब आपको मेंस में आंसर लिखने हैं, आगे मैंने क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए अटैच कर रखे हैं, ये देखो क्वेश्चन है। तो जब मेंस में आपको आंसर लिखने हैं ना, तो पहले आप इस सेशन को समझ लो, और इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने एक एक करके हेडिंग सब हेडिंग्स बनाई हैं, आपको भी ऐसे हेडिंग सब हेडिंग्स बना के आंसर्स लिखने हैं। राइट, दैट्स वाई ये हेडिंग सब हेडिंग्स ऐसे बनाकर पढ़ना जरूरी है। डायनेमिक रेलेवेंस की बात करें, तो जो हमारा आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, वो प्रिंसिपल किस चीज पे लाई करता है? एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस व्हाइल रिमेनिंग एंकर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल हर इंसान को बराबरी का अधिकार देता है ना? लेकिन जो चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग, अब एनआरसी को इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है तो उसको इंप्लीमेंट भी करवाया जाएगा, पर ध्यान रखा जाएगा कि इसका रेलेवेंस ना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पर भी बना रहे। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 14 की थियोरिटिकल या फॉर्मल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। राइट। डुअल रोल भी सर्व करता है। इट सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर बोथ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द स्टेट्स लीगल मशीनरी। इफेक्टिव गवर्नमेंट कैसे? अब सरकार, यहाँ पे तुम पिक्चर देख सकते हो ना, जैसे एनआरसी एप्लीकेशन की बात है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की बात है, या मान लो किसी और भी डिफरेंट वर्क की बात है, तो सरकार अपनी गवर्नेंस को चलाने के लिए ध्यान रखती है कि आर्टिकल 14 के थ्रू उसको जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उस डायरेक्टिव्स को मेंटेन करे। और जब सरकार इसको मेंटेन करने का काम करेगी ना, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी उस सरकार के ऊपर बनता है, लोग स्टेट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल 14 इज मेंटेनिंग द डुअल रोल एज वेल। अब यही हेडिंग्स आपको अभी समझ में आ गई, आपको अपने आंसर में इसको फ्रेम करके लिखना है। डायरेक्ट ये सेंटेंस मत कॉपी करके लिख देना, बस समझ कर लिखना है, ऐसे हेडिंग्स सब हेडिंग्स बना बना कर। समझ रहे हो? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम एनआरसी के पर्सपेक्टिव में, दो चीज की हमने बात करी थी ना, एनआरसी और अफ्स्पा। एनआरसी के पर्सपेक्टिव में कैसे आर्टिकल 14 को मेंटेन किया जाएगा, कहां पर कुछ चैलेंजेस हो गए, वो हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि अपडेशन ऑफ नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी है ना। एनआरसी की डिटेल्स भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है तो आपके काम आ सकता है। इट वाज अ सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज ऑपरेशनलाइजिंग आर्टिकल 14 थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एनआरसी को इंप्लीमेंट करना स्टेट के लिए, स्टेट ऑफ आसाम के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज है। और वो तब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का ओवरसाइट इसमें नेसेसरी हो जाता है। राइट। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, अब देखिए यहाँ पे तीन ग्रुप की बात हो रही है, तीन पिलर्स की बात हो रही है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो एनआरसी को सही से इंप्लीमेंट करवाए, जिसमें लेजिस्लेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जब जुडिशियल ओवरसाइट होता है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ना इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ये चीज इंश्योर हो सकता है कि आर्टिकल 14 का जो प्रिंसिपल है कि सबको इक्वल देखा जाएगा, एनआरसी अपडेशन के टाइम में भी जुडिशरी उसको इंश्योर करवाने का काम करेगी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने पावर का एक्सेस ना करें। एंड दैट्स व्हाई इट वुड हैव सेफगार्ड फॉर एक्सक्लूजन। इट वुड हैव सेफगार्ड टू सेटल द क्लेम्स, ऑब्जेक्शन एंड अपील्स, कि पर्टिकुलरली कोई पर्सन आया, उसने बोला कि साहब हमारा नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है, बट वैलिड होना चाहिए, हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। तो ये इंश्योर करवाने का काम कौन करेगा? ये इंश्योर करवाने का काम करेगा हमारी भारत की जुडिशरी करेगी। एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस अगर कभी होंगे तो उसको इंश्योर करने का काम किया जाएगा। राइट। हाँ, इसके रास्ते में कई चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आते हैं कि पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज चाहिए कि एनआरसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, लोगों की क्लेम्स को, लोगों के अपील को एड्रेस किया जाए, है ना, लोगों में सबसे पहले इसको लेकर अवेयरनेस हो, लोगों के अंदर कोई फियर ना हो कि एनआरसी की वजह से पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन, है ना, वो कोई भी एथनिक सेक्शन हो, रिलीजियस सेक्शन हो, सोशो सोशल सेक्शन हो, उसके अंदर ये डर ना हो कि उसके अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं एनआरसी वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन में। इसका भी सॉल्यूशन है, हम आगे वो भी देखेंगे। हम अपस्पा की अब बात
करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन के राइट साइड में देख लो, यहाँ जहाँ कर्सर है, अप्सपा एक स्पेशल पावर एक्ट है जो आर्म फोर्सेस को ना कुछ ज्यादा पावर देता है इन दो सिचुएशन वेयर इट डीम्स टू बी नेसेसरी, कि वहां पे आर्म फोर्सेस ऑथराइज्ड फोर्स यूज कर सकते हैं। वारंटलेस एक्शन भी इसके अंदर कवर होता है, दैट द आर्म्ड पर्सनल दे कैन अरेस्ट सस्पेक्ट और सर्च प्रेमिसेस विदाउट अ वारंट, राइट। ये एक्सेस पावर है, बट ये एक्सेस पावर जरूरी होते हैं कुछ सिचुएशंस में। हालांकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आर्म्ड फोर्सेस के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, साथ ही साथ जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल होते हैं, कि वो अपना काम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए करें। उनको पावर एक्सेस दिया गया, ज्यादा पावर दिया गया, उस पावर को मेंटेन करें। बट ये चीज ना भूलें कि ये पावर एक्चुअली में भारत में स्थिरता, भारत में स्टेबिलिटी बनाने के लिए दी गई है, किसी भी ग्रुप को अनवारंटेड मैनर में, किसी भी ग्रुप को अननेसेसरी परेशान करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर बड़ा ही एक बारीक लाइन है, बड़ा ही एक फाइन लाइन है, जिसका बैलेंस जरूरी होता है ना, अप्सपा की इम्प्लीमेंटेशन में। हम अगर बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन अभी कहां पर है, तो इट इज अप्लाइड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड 381 जागर एंड सरायडेव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो इन रीजन्स में अभी भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, अभी भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर अप्लाई होती है। अप्लाई करने के लिए द डिक्लेरेशन कैन बी मेड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, राइट। अब राज्य सरकार का यही प्रयास रहता है, जैसे सपोज आसाम की राज्य सरकार की बात कर लें, मणिपुर और अरुणाचल की बात कर लें, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी की बात कर लें, इनका यही प्रयास रहता है कि ये अपने भी एफर्ट से जिस भी रीजन में अफस्पा या बाकी ऐसे कोई भी मेजर्स इंप्लीमेंटेड है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का जो भी इशू पहले अराइज होता है उसको एड्रेस करें, जिससे कि वहां से हटाया जा सके। ऐसे किसी भी स्पेशल पावर एक्ट की ना एक्चुअली जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां पर भी स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंटेड है, वो रीजन किस रूप में क्लासिफाइड है, डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में। तो वो जरूरत ही यहाँ पर है, यही स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटोरी का टारगेट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब हम इसको आर्टिकल 14 से कनेक्ट करते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसलिए जरूरी है कि अगर कोई पर्टिकुलर रीजन वहां पर किसी भी टाइप के इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट के मेजर से गुजर रहा है, तो वहां पर नहीं इस चीज को इंश्योर करवाया जा सके। अब ये इन्फोर्समेंट के लिए आर्म फोर्सेस ग्रुप को थोड़े एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं, बट while implementing this thing they need to consider in mind that there is something article 14, right, which need to be ensured there। हाँ, अब उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर्सनल पे, उन ऑफिसर्स पे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ये इसके थ्रू ना क्या क्या चैलेंजेस अराइज होते हैं। जैसे चैलेंजेस क्या, यहाँ पे हम एनआरसी और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स से रिलेटेड चैलेंजेस की बात करेंगे और उसका वे फॉरवर्ड भी देखेंगे सेम इसी स्लाइड में। As of June 2025, we can see that 5.34 lakh cases are pending in Assam subordinate courts, highlighting a massive burden on the lower judiciary। और ये जो पेंडेंसी वाले केसेस है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे एनआरसी मेजर से रिलेटेड या अप्सपा वाले मेजर से रिलेटेड है ना, लोगों के राइट्स कहीं पर हनन हुए हों, इससे रिलेटेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू और भी कई केसेस हैं, पर इतना ज्यादा जो केस का पेंडेंसी है ना, ये केस का पेंडेंसी जुडिशरी के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर देता है। जुडिशरी के सामने ये बड़ा चैलेंज खड़ा करता है कि जब जुडिशरी के पास इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो वो किस तरह से ये इंश्योर करेगा कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, या सपोज मान लो कि एक हमारा विंग हो गया, आर्म्ड फोर्सेस वाला विंग हो गया, वो कैसे अपना काम करते हुए आर्टिकल 14 को भी इंश्योर करे। तो in that case what we have some kind of alternatives, we have some kind of way forward, that mediation can be a new opportunity, है ना। मीडिएशन ड्राइव चला सकते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर। We can ensure 90-day nationwide initiative for timely and friendly resolution। एक टारगेट बनाया जाएगा कि 90 दिन में, लगभग 3 महीने में, जो भी केसेस पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। हाँ, जल्द से जल्द निपटाने सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेपर पे सब काम हो गया, एक्चुअल नहीं हुआ। ये चीज ध्यान रखना होगा, उसके लिए हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है कि एआई का यूज करके पंचायत के वर्क को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, सभा सारे इनिशिएटिव से, एआई का यूज करके आर्म फोर्सेस दो देशों के बीच के जंग में अपने लिए जो वॉर का टाइम है उसमें अपना सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। एआई का यूज करके, या एआई का यूज अब जब स्पेस फील्ड में भी किया जा रहा है, तो एआई का यूज या फिर कंप्यूटर्स के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्यों ना पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने में किया जाए।
तो ये से कुछ मेजर्स हैं, राइट? इन मेजर्स को अडॉप्ट करके जहाँ पर तुम अपने तरीके से भी वे फॉरवर्ड ऐड कर सकते हो। और देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम आपको कंटेंट लिखकर तो देते हैं, ये पॉइंट बनाकर हमने दे दिया, बट जब आंसर लिखते हो ना, तो मैं क्या तुमसे चाहता हूँ कि आप एक बार इस कंटेंट को पढ़ लें और ना आप खुद से भी कहीं सक्सेसफुल एग्जांपल कि आपने किसी डॉक्यूमेंट्री में कोई सक्सेसफुल एग्जांपल देखा कि पेंडिंग केसेस को ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी दूसरे सोर्स में पढ़ा, ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर आंसर्स, अपने आंसर्स में ना उसको इंक्लूड करो। ठीक है, चलिए। अब ये रहा आपके लिए पहला मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक और चीज, जैसे मैं अभी भी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, अभी भी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होती है। तो देखो बाबू, यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ ना, इसलिए जो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं आसाम प्योरी में, उसके ऊपर देखो कंक्लूजन भी ऐसे लिखा रहता है। ये मैंने कट कर रखा है, इसका मतलब कंक्लूजन कीवर्ड नहीं लिखना है, पर आप इसी तरह से कंक्लूजन लिख सकते हो। यहाँ पे द है, टी लगा देना, यहाँ पे है ना, टी लगा देना, टी, टी, टी कट गया था यहाँ से, टाइप वगैरह है वो, टी लगा देना। तो आप ना कंक्लूजन इस तरह से फ्रेम कर सकते हो। एक बार उसको पढ़िए कि अच्छा, इस जो सर ने जो ये क्वेश्चन दिया है, सर ने जो टॉपिक एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे सर ने कंक्लूजन कैसे लिखा है, तो आप ना ऐसे करके कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो। यहाँ से हिंट लो, हेल्प लो, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, बट हिंट लो। ठीक है, और लिखकर दिखाओ, धीरे धीरे लिखोगे ना, आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। और ये मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा उन स्टूडेंट्स को जो रेगुलर आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। ये 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, मतलब 2 पेजेस में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का नहीं, इसको भी सही कर लीजिए। 150 वर्ड्स में, है ना, 2 पेजेस में आपको इस आंसर को लिखना है, और लिखकर इवेलुएट करवाइए हमसे। इंग्लिश में करवाइए, एसएमएस में करवाइए, जिसमें आपको सुटेबल लगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा सेम टॉपिक पर। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग असम थ्रू फाउंडेशनल लर्निंग एंड ह्यूमन कैपिटल। हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर एक सर्वे की बात होती है, एक रिपोर्ट की बात होती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम एएसईआर रिपोर्ट बोलते हैं। हालांकि ये 2024 का है, पिछले साल 2025 के फरवरी मार्च के टाइम में पब्लिश हुआ था। अभी नया रिपोर्ट आना बाकी है। बट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जो पिछले साल 2025 में पब्लिश हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी कंसर्निंग चीज देखी गई कि ओनली 65.9% ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट्स इन आसाम, दे आर एबल टू रीड ग्रेड 2 लेवल टेक्स्ट। मतलब ये बड़ा गैप दिखा रहा है गाइज, कि ग्रेड 8 के, क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 65% ही या 66% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेड 2 वाले बुक्स को इजीली पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक वो कैसे पहुंच गए, वहां पर फाउंडेशनल लर्निंग में बड़ा गैप छूट गया है। एक तरफ आसाम जो है वो डेवोस में आसाम के लीडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया देश में बन गया, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में पार्टिसिपेशन हो रहा है, सेमीकंडक्टर के प्लांट लग रहे हैं। पर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको भारत सरकार ही पब्लिश कर रही है, मतलब एक जो रिपोर्ट है इसको भारत सरकार भी मानती है, वैलिड मानती है, उसमें ये बोला जा रहा है कि 66% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट आर एबल टू रीड ग्रेड 2 लेवल टेक्स्ट। क्लास 8 के बस 66% स्टूडेंट ग्रेड 2 वाले टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं। तो ये बड़ा गैप दिखाता है लर्निंग का, कि लोग क्लास बाय क्लास पास करते तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना लिखना सही से अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो दैट्स रियली अ बिग चैलेंज। यहाँ पर इस स्लाइड में जो चीज मेंशन है, ये अलग अलग सक्सेस है। आसाम ने कहाँ कहाँ किस किस रेट में क्या क्या सक्सेस अचीव किया, नो डाउट्स दैट्स रियली कमेंडेबल। पर ये जो चैलेंज रह जाता है एएसईआर से, इस चैलेंज को एड्रेस करने की जरूरत है। और ये चैलेंज क्यों रह जाता है, उसके लिए कुछ आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड, मतलब क्या क्या चैलेंज है जो आप इन पॉइंट्स में अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, जो न्यूज़पेपर्स में या रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है। क्या है भाई? इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन कैपिटल जो है ना, ह्यूमन कैपिटल इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अगर इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क नहीं किया जाएगा, तो ये ह्यूमन कैपिटल ना एक्चुअली में आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। स्टेट इंटरवेंशन सक्सेस इंक्लूड द implementation of समग्र शिक्षा, but massive teacher recruitment via transparent TET process and improved infrastructure in tree garden areas are required। ये रिक्वायरमेंट है स्टेट का इंटरवेंशन, कि स्टेट इंटरवेन करे। स्टेट जब तक इंटरवेन नहीं करेगा ना, सपोज जैसे एसटीईटी एग्जामिनेशंस होते हैं, समग्र शिक्षा इनिशिएटिव से या बाकी जो भी इनिशिएटिव स्टेट की है, अगर वो इंटरवेन नहीं करेगा, नंबर ऑफ टीचर्स हायर नहीं करेगा, स्पेशली जैसे टी गार्डन रीजन्स की बात हो गए, 4 रीजन्स की बात हो गए, तो फिर ना स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी गैप भी, प्रोडक्टिविटी गैप क्या, कि बच्चे स्कूल में पढ़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पहुंच जाते हैं, पर ना तो स्किल सीख पाते हैं, ना अपनी लर्निंग वैल्यू इंप्रूव कर पाते हैं। तो these are some of the challenges, yeah, these are some of the points, these are some of the critical areas where the state, where the schools, where those people who have been given the charge, who have been given the responsibility, they need to work, उनको वर्क करने की जरूरत है। चलिए,
हम करंट एजुकेशनल लैंडस्केप में क्या चैलेंज है उसको हम हेडिंग वाइज देख लेते हैं। पहला क्या, लो एचडीआई एजुकेशन इंडेक्स। इंडिया के एजुकेशन इंडेक्स की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 0.372, which is significantly trailing global peers like Japan 0.805 and Germany 0.922। देख रहे हो कि इंडिया का ही एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जापान और जर्मनी से कितना कम है। तो फिर हम स्टेट्स, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये आसाम, बिहार, बंगाल, मोस्ट ऑफ द ऐसे स्टेट्स की बात है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे कई स्टेट्स की बात। लिटरेसी रेट की बात करें तो एसीआर 2024 क्या बोल रहा है, यही ये सेम वाला, ये 66% स्टूडेंट ही क्लास 8 के क्लास 2 वाला टेक्स्ट पढ़ने के लायक है। ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा होता है। अब ड्रॉप आउट रेट को एड्रेस करने के लिए सरकार कभी साइकिल वितरण का काम करती है, मिड डे मील स्कीम वाला काम है, ऐसे कई चीजें हैं, पर उसका ना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं रह जाता है। एक और चीज होता है, इन जो बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं उनकी फैमिली का भी एक ही रहता है कि अच्छा स्कूल तो पढ़ लिया, बट स्कूल पढ़ के आगे जब उसको अच्छी नौकरी प्राइवेट फील्ड में नहीं मिल पाएगी या सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो वो पढ़ के ही क्या करेगा। तो 5 6 7 तक वो पढ़ के फिर उसको स्कूल से निकाल लेते हैं और फिर उसको अलग अलग कामों में लगा देते हैं। तो एक्चुअली में लर्निंग कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाती, राइट। ये देखो ट्रांजिशन पीरियड, द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी इन आसाम इज ओनली 61.4%, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट लीक इन एजुकेशनल पाइपलाइन। कि सेकेंडरी से बस 61.4% ही बच्चे हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ा गैप हो जा रहा है सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में जाने के लिए। ये सारे पॉइंट्स अब ना नोटिस किया करो। सेम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में पूछो वो जरूरी नहीं है, पर दूसरे क्वेश्चन में भी आप इन सारे एग्जांपल्स को वैल्यू एडिशन के लिए डाल सकते हो, दैट देयर इज अ गैप फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी वेयर ओनली अराउंड 61.4% स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कम रहता है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस विद द एजुकेशनल लैंडस्केप, और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इसका वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि भैया वे फॉरवर्ड क्या है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है कि हम एकदम शुरू से शुरुआत करें। हम शुरुआत करें प्री प्राइमरी से ग्रेड 3 लेवल पर, पहले कि पहले हम प्री प्राइमरी और ग्रेड 3 लेवल पर वर्क करेंगे, बच्चों के लिए बेसिक जो रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स है उसको इंप्रूव करेंगे। हम एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट गैप को फुलफिल करने का काम करेंगे। इसका मतलब बच्चों को ना स्किल्स भी सिखाया जाएगा क्लास में, जो उनके सब्जेक्ट्स की बुक है वो पढ़ाने के साथ साथ। अभी कल ही जब मैं क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था ना वर्धा स्कीम, जिसको नई तालीम बोली जाती है, वर्धा स्कीम, जो कि गांधी जी के हरिजन, जो गांधी जी का हरिजन पत्र का आता था उस पर बेस्ड था वर्धा स्कीम। जाकिर हुसैन साहब ने उसको प्रिपेयर किया था, जाकिर खान साहब ने। तो वर्धा स्कीम में क्या था, गांधी जी ने क्या बोला था कि बच्चों को एडुकेशन देने के साथ साथ क्या करो, कुछ स्किल्स भी सिखाओ, वीविंग सिखाओ, बाकी कोई स्किल सिखाओ। अभी हम वीविंग ना सही दूसरे स्किल्स भी सिखा सकते हैं, इवन वीविंग भी एक बढ़िया हो सकता है। तो इससे क्या होगा ना, स्टूडेंट पढ़ेगा भी और स्किल भी सीखता जाएगा। तो इवन सपोज मान लो आगे जाके उसको एकदम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं मिली, वो सीधे एसीएस आईएएस नहीं बना, पर अगर कुछ स्किल सिखा रहेगा ना, पढ़ा लिखा स्किल सिखा रहेगा, तो ना सिर्फ वो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करेगा, बल्कि देश में ये जो झूठ के धर्म और जाति के नाम पे जो पॉलिटिशियंस लड़ाते हैं उससे भी दूर रहेगा। सही कमाएगा, खाएगा, अपने आप को इज्जत से रखेगा, अपनी फैमिली को इज्जत से रखेगा, राइट। वी नीड टू इनहेंस द ट्रांजिशन एंड एनरोलमेंट रेट। ये जो जिस ट्रांजिशन की बात कर रहे थे कि जो कम है, एनरोलमेंट रेट की जो बात कर रहे थे हायर एजुकेशन में कम है, इन सारी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना होगा, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ टीचर के साथ साथ फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, टीचर्स के लिए पेमेंट, बाकी जो एमोलमेंट्स है, बाकी सारी चीजें हैं वो इंश्योर करनी पड़ेंगे कि उनको इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, फालतू कामों में ना लगाया जाए, ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। तब जाकर एएसईआर 2025 या एएसईआर 2026 में असम का या बाकी किसी स्टेट का स्टेटस इंप्रूव हो सकेगा। समझ रहे हो। अब ये रहा आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पेज में आपको लिखना है, 3 से 4 पेज में, 250 वर्ड्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सो ट्राई टू राइट इन 3 to 4 पेजेज। ठीक है, चलिए। और लिखिए, देखिए लिखिए पहले, लिखने के टाइम में हाँ एक और चीज जो मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि टाइम भी मॉनिटर करो कि कितना टाइम लगा लिखने में। भले तुमको 4 घंटे लग जाए, आई डोंट केयर, बट वो 4 घंटे जब आप लिखोगे नहीं तो धीरे धीरे वो 4 घंटे 4 से 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही एग्जामिनेशन में करके आना है। ओके। थर्ड टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, देख रहे हो, 102 कैंडिडेट्स हैव क्रिमिनल केसेस। जो असेंबली इलेक्शन से सामने होने वाला है, 102 कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। और ये सिर्फ आसाम की बात नहीं है, आप कभी बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, तमिलनाडु जाइए, हर जगह यही चल रहा है। क्रिमिनल केसेस मोस्टली कैंडिडेट पर होते हैं।
एंड दैट्स रियली कंसर्निंग कि हम इन्हीं को चूज करके एमएलए और एमपी बनाते हैं क्या? हाँ, चलिए अब आसाम इलेक्शन की बात कर लेते हैं, कभी आगे बिहार, यूपी, तमिलनाडु की भी बात करेंगे या लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे। तो आउट ऑफ 722 कैंडिडेट्स, 102 जो कि 14% के बराबर हैं, दे हैव क्रिमिनल केसेस, डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर। हालांकि थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन है, पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे ना, पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे असेंबली इलेक्शन, तो 15% कैंडिडेट के पास था। इस बार 14% कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में ये जो ट्रेंड है ना कि पिछले बार से अभी क्रिमिनल केसेस कम हुए कि नहीं हुए, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा कम हुआ है, पर ये भी अभी और कम करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस है, कुछ लोग तो डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, राइट? A significant 11% 82 कैंडिडेट्स पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। मतलब ये 14% में से जो बाकी 11% है उनके ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है 82 कैंडिडेट्स के ऊपर। मेनी काइंड ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, वो राइट से रिलेटेड होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन है, नॉन वेलेबल बाकी ऑफेंसेस है, मर्डर वगैरह के भी चार्जेस होते हैं। हीनियस क्राइम में भी 8 कैंडिडेट, देख रहे हो? कई कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बोलता है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूंसी। खुद इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, हम लोग कौन होते बोलने वाले बाकी भाई, उन लोगों से ज्यादा सवाल तो हम कर नहीं सकते। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में वही है, चाहे वो AIUDF हो, चाहे INC हो, चाहे AGP हो, या फिर, समझ रहे हो? तो टेंटेड कैंडिडेट्स को, या कैंडिडेट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको टिकट देना, ये हर पार्टी ने एजेंडा ही बना रखा है लगभग। और देखिए वो आंसरेबल हैं, पब्लिक के लिए आंसरेबल है, तो आंसरेबल है तो बिना बुरा माने पार्टीज को ये बात समझनी चाहिए कि अगर क्रिमिनल केसेस किसी कैंडिडेट पे, हाँ ये बात है कि क्रिमिनल केस हो जाने से वो गिल्टी नहीं हो जाता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? बट फिर भी ये चीज ध्यान रखा जाए कि जब टिकट वितरण किया जा रहा है तो एक बार कैंडिडेट से पूछे तो सही, कैंडिडेट जिस रीजन से बिलोंग करता है वहां के लोगों से तो पूछे सही। लोग भी वहां पर, अब वही हो जाती है कि बाद में फिर जब क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को टिकट मिलता है तो लोग वोट करने भी तो जाते हैं लार्ज नंबर में। अब केसी सिन्हा जैसे सर को वोट नहीं मिला, जिनकी मैथ्स की बुक पढ़ पढ़ के हमने 10th और 11th 12th पास किया था, तो फिर तो भाई लोग भी रिस्पॉन्सिबल है ना, फिर सिर्फ पार्टी को क्यों ही दोष दे। खैर, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है फाउंडेशन इरोड होना। भारत की जो, ये आप पहले लेफ्ट लेफ्ट साइड पर देखो, है ना, फाउंडेशन जो है भारत की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, वो इरोड होता है। कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे क्रिमिनल केसेस वाले लोगों को टिकट मिलेगा और वो एमएलए एमपी बन जाएंगे, फिर उनके ऊपर धुरंधर मूवी बनेगी। क्या ही बोल सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन ये लोग अपने डर से चलाने का काम करते हैं। पब्लिक ट्रस्ट कम होता है, हालांकि ये पब्लिक भी पता नहीं भैया कब समझेगी, अगर पब्लिक ट्रस्ट कम ही हो रहा है तो फिर इनको वोट ना दे, कम से कम नोटा तो चूज कर सकते हैं। ये सारा देखो मेन एक्चुअली में इम्पैक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नया समझाने का नहीं है, आप एक बार पढ़ के भी खुद से समझ सकते हो। अब क्यों इनको टिकट दिया जाता है? क्योंकि उनका विनेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। क्या विनेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है कि वोटर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे यही तो है हमारे फलाना भैया, है ना, यही साहब हैं जिनको वोट देना है। क्यों? क्योंकि ये दबंग है, बाहुबली है। तो ये दबंग और बाहुबली वाली चीजों की वजह से इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको टिकट भी मिलता है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती। अब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की तो तुम भारत में बात ही ना करो। आज को, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ ना कि पॉलिटिक्स के नाम पर कभी अपने दोस्त से, अपने घर वाले से मत झगड़ना। आज तुम जिस कैंडिडेट के लिए झगड़ रहे हो कि वो तुम्हारी पार्टी का नहीं है, अपोजिशन का है, या तुम्हारी पार्टी का है, वो कल को कौन सी पार्टी में रहेगा तुमको पता है क्या? नहीं ना। तो ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी नहीं है। पार्टी बस क्या चाहती है कि कैंडिडेट जीत जाए, हमको भाई वो सीट मिल जाए, बाकी उसके क्या चार्जेज है, नहीं है, कौन सही है नहीं है, ये देखा नहीं जाता है। अब पार्टी भी तो इन्हीं से बनती है, पार्टी कोई ऊपर स्वर्ग से तो बनकर नहीं है ये कोई भी पार्टी, राइट? तो दीज आर द चैलेंजेस, यही चैलेंजेस हैं। हम जरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर भी बात कर लें, ये तुम्हारे फिल्म्स में इसमें बड़ा काम आएगा। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये क्या बोलता है कि कोई पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करने से उसको बार किया जाएगा, रोका जाएगा, ओनली आफ्टर ही और सी इज कन्विक्टेड। कि जब तक कन्विक्शन नहीं हुआ है तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। इसलिए ये 14% कैंडिडेट जो हैं ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 11% के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल चार्ज है, फिर भी कंटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है कि भाई जब तक कन्विक्शन नहीं हो गया तब तक आप कंटेस्ट कर सकते हो, राइट? हाँ, ये भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये भी बोल रहा है कि कन्विक्टेड होने के बाद, इवन जब आप रिलीज हो गए, आपके रिलीज के बाद भी एडिशनल 6 years तक डिस्क्वालिफिकेशन लागू रहेगा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन।
देखो दो चीज है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको याद रखना है, उसके सेक्शन 8 को याद रखना है, जो कि ये बोल रहा है कि एक पर्सन अ पर्सन कैन बी बार्ड, राइट, कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन ओनली इफ ही और सी इज कन्विक्टेड, जब उसको सजा मिल गई। जिस दिन से सजा मिली तब से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया इलेक्शन कंटेस्ट करने से। एंड आफ्टर रिलीज, जब उसको रिलीज मिल गया तो उसके 6 साल के बाद भी, है ना, दे में फेस एन एडिशनल 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिलीज, कि रिलीज के बाद भी 6 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू ही है। हालांकि ये वाला चीज फिक्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन केस टू केस बेसिस पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड कम ज्यादा कर सकता है। अभी रिसेंटली किया है, कई स्टेट में किया है, इवन एक चीफ मिनिस्टर के केस में भी किया था। मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़े वो लोग नाराज हो जाते हैं, बट कर सकते हैं कि भाई रिलीज होने के बाद जरूरी नहीं है कि 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड है। ओके। वोटिंग की जहां तक बात होती है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगेन वोटिंग में भी आता है। वो बोलता है एक्ट पर द सेक्शन 62, अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू वोट इफ दे आर कन्फाइंड इन प्रिजन और पुलिस कस्टडी, कि अगर पर्सन पुलिस कस्टडी में है या प्रिजन में है, ही और सी वुड नॉट बी अलाउड टू वोट। ये केस कई बार कोर्ट में भी गया है, पर कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, यहाँ पर आप राइट टू इक्वेलिटी लेकर नहीं आ सकते, आप वोट देने नहीं जा सकते अगर आप पुलिस कस्टडी में हो या फिर प्रिजन में हो, एक्सेप्ट इफ दैट पर्सन इज इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अलग है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में वोटिंग के राइट मिल सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल पुलिस कस्टडी है या प्रिजन में है तो फिर आपको वोटिंग के राइट नहीं मिलेंगे। अगेन सेम थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम वे फॉरवर्ड की बात कर लें कि जो हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। सबसे पहले वे फॉरवर्ड तो भाई हम लोगों को सोचना है, देखो राइट, वी द पीपल मेक दिस इंडिया, है ना, हम इस ग्रेट भारत के नागरिक हैं, ग्रेट नेशन के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें ही अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले फिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, जुडिशरी अपना काम सही से कर सकेगी। जुडिशरी भी ऐसे बार बार जुडिशरी का ही इंटरवेंशन हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी काम सही करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक सेपरेशन ऑफ पावर भी तो इंश्योर किया गया है, और जुडिशरी भी तो फिर उसके भी तो हाथ बंधे रहते हैं। जुडिशरी में भी तो हमने देखा ना कि एक हाई कोर्ट के जज थे दिल्ली वाले, जिनके घर में आग लग गई थी तो खूब सारा पैसा मिल गया। वो दिल्ली से अभी शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच गया, इलाहाबाद में थे शायद, प्रयागराज में। अच्छा ये दिल्ली के भाई वो जो पॉल्यूटेड क्लाइमेट था उससे भी बच गए। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, पता नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वोट लगा दे वो लोग। तो भाई जुडिशरी भी वैसे ही करप्शन से गुजर ही रही है। तो एक्चुअली में सबसे पहले रिफॉर्म्स की जरूरत पब्लिक को है, फिर उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, पब्लिक कैंपेन करके हो, लीगल बार जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ना। इन सारी चीजों से या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स से तब जाकर पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइजेशन से बच सकेगी, है ना, पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन में थोड़ा कम हो सकेगा। ओके, ठीक है। नाउ दिस लास्ट मीन्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका एक लास्ट मीन्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया जीएस पेपर 2 या 3 के लिए, जहां पर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जीएस पेपर 2 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। 3 आपके मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप एक एक करके लिखिए, अपने टीचर से इवेलुएट करवाइए। पहले एक क्वेश्चन इवेलुएट करवाओ, वहां पे जो सजेशंस मिले दूसरे में अप्लाई करो, तीसरे में अप्लाई करो, बट ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ना अपनी आंसर राइटिंग की कैपेसिटी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सकते हो, राइट। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें जीएस पेपर 2 और 3 में काफी ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1 4 5 में भी आता है, बट 2 3 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से। ये प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया एक और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस न्यूज पर बेस्ड है। ये न्यूज बड़ा सा ब्रीफ सा है बट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। स्टेट का पहला आईवीएफ काफ सोनापुर एरिया में भी उसका जन्म हुआ। तो थोड़ा जरा ब्रीफली इसके बारे में पढ़िए, इवन इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग को ही असम ट्रिब्यून से ही लिया गया है। जरा इस मेथड के बारे में पढ़ लीजिएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी अटैच कर रखा है, बड़ा सिंपल सा है। जस्ट गो थ्रू द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ फर्स्ट आईवीएफ बॉर्न काफ इन आसाम, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर दिक्कत हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये जो हमने दिया है मोर इन न्यूज वाला, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड मैंने डाला है, क्योंकि हमारे नेतागण एक पार्टी दूसरी पार्टी चेंज करते रह सकते हैं, तो एंटी डिफेक्शन भी हमेशा न्यूज में रहता है। तो ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, ये आप अपने पॉलिटिकल क्लासेस में भी पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ये आपके 4 आज के प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। बाकी मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ही, इनको प्रैक्टिस करना है। प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। लास्ट वीक के जो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो यही रहे यहाँ पर आंसर।
ठीक है। अब हम लोग फिर आसाम प्रेरी के सेशन में नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। आज संडे से लेकर अगले संडे तक आपका टारगेट ये रहेगा कि आप इस सेशन को देखिए। एक-एक करके मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिखिए, प्रीलिम्स का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, राइट? और जहाँ जो लास्ट वीक आसाम प्रेरी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वीक मार्च का, उसका कंपाइलेशन जल्द आपको स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी रखिए। हाँ, इस वीक असम असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग की भी तारीख है 9th ऑफ अप्रैल, तो बिल्कुल आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने जहाँ पर भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जाकर बिना किसी डर के, है ना, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क को ध्यान में रखकर वोट भी डालिए। वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।